बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के सर्कुलर मोशन के सिलसिले में आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आर्टिकल 5.5 सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम आर्टिकल समझा जा सकता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे अहम आर्टिकल भी कहा जा सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पेपर में आता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? अगर हम देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो सर्कल में मूव करते हैं तो उनके मूव करने की वजह क्या हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ एक्सेलरेटर्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं टू मूव ए पार्टिकल इन ए सर्टन डायरेक्शन और सर्टन पाथ। तो ये सारे के सारे एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स के रेफरेंस से ही होंगी। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कि हम एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधें और हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर अपने सर के ऊपर घुमाना शुरू कर दें और हम फील करेंगे कि हमारे हाथ पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो उसको बाहर की तरफ पुश कर रही है। उसको काउंटर करने के लिए हमें अपने अंदर की तरफ उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, या आप ये समझ लें कि उस पत्थर को रस्सी के साथ बांध के घुमाने के लिए हम मुसलसल रस्सी की टेंशन की मदद से उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं अपने सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ। वही फोर्स असल में उसको मजबूर कर रही है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ यानी इनर्शियल फ्लाइट से वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर सके। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, यानी एक ऐसी फोर्स जो एक स्ट्रेट पाथ को चेंज कर सके इनटू ए सर्कुलर पाथ, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए हम अगर इस एनिमेशन को देखते हैं, इस एनिमेशन में हम देख रहे हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है तो उस सूरत में उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज का मतलब ये होगा कि उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही होती है, और ये एंगुलर पोजीशन में चेंज पर यूनिट टाइम असल में वेलोसिटी कहलाती है। और ये जब चेंज बहुत ही स्मॉल हो, यानी उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब बहुत स्मॉल चेंज आती है तो उस सूरत में वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन कलर में एरो शो कर रहे हैं ये किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं जो कि अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये हर पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, और फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दिस change in velocity is along the radius vector and towards the center of the circular path. यहाँ पे जो रेड एरो शो हो रहा है वो शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज चूंकि सेंटर की तरफ होती है, इसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स द सेंटर होता है। अब इसको डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी मालूम करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो हम आगे जाके समझते हैं। फर्ज करें कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक पत्थर को रस्सी के साथ बांध के यहाँ पर इस सर्कल पर घुमाते हैं। जब हम इसको रस्सी के साथ बांध कर घुमाएंगे तो उस सूरत में इस रस्सी पर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी सेंटर की तरफ। रस्सी की टेंशन बेसिकली उस पत्थर को मजबूर कर रही है कि वो इस सर्कल पर मूव करे, क्योंकि अगर किसी वजह से ये रस्सी टूट जाती है तो ये इस सर्कल पर मूव नहीं कर सकेगा, बल्कि ये फौरी तौर पे स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। यानी जहाँ पर भी रस्सी टूटेगी वहाँ से ही उसकी मोशन सर्कुलर मोशन से स्ट्रेट लाइन मोशन शुरू हो जाएगी, और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन अलोंग द टेंजेंट होगी एट दैट पॉइंट। इसी वजह से जब बॉडी एक सर्कल में मूव करता है तो हम कहते हैं कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अलोंग द टेंजेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी
यहाँ जैसे ही अगर रस्सी टूटती है तो वो अलॉन्ग द टेंजेंट, यानी जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन उस वक्त होगी वो उसके अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अब हमारा आज का जो काम होगा, हमने वो फोर्स मालूम करनी है, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन मालूम करना है जो इसको मजबूर कर रहा है टू मूव ऑन टू ए सर्कुलर पाथ। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में क्या है, कि इट इज द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। कि ये वो फोर्स होती है जो एक नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को एक सर्कुलर पाथ में बदल देती है। आप इस, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि बॉडी को मजबूर करती है कि वो सर्कल में मूव करे इंस्टेड ऑफ इट्स इनर्शियल स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। अब एग्जाम्पल इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये बॉडी था जो सर्कल में मूव कर रहा था, और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर वो फ़र्ज़ करें कि v1 है। अब जब ये बॉडी v1 है एट दिस पॉइंट, और आफ्टर सर्टेन टाइम डेल्टा टी वो यहाँ पे पहुँच जाता है और इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट या यहाँ पर v2 हो जाती है, इस तरह कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बनता है एट द सेंटर, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा के बराबर है। अब v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटीज अगर हम एज्यूम कर लें कि लेट द स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट का मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, तो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड v1 और v2 इज इक्वल टू, फर्ज कर लेंगे दैट इज v, द स्पीड ऑफ बॉडी इज v, और वो असल में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है एट पॉइंट a, इसको आप a पॉइंट कह लें, इसको पॉइंट B कह लें, जबकि ये सेंटर को O से डिनोट कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन हो गई कि A पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v1 है, B पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v2 है, और वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है दैट इज प्योरली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है दैट इज प्योरली ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड की कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है, जबकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी में चेंज है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो मौजूद है। अब एक्सेलरेशन मौजूद होने का मतलब ये हुआ कि हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट अगर करना होगा तो वी हैव टू राइट इट एज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी ले लेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो तो और ज़्यादा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो बहरहाल एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है, जबकि डेल्टा वी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा टी यहाँ पे द टाइम इंटरवल है जिस दौरान में वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज हो रही है। तो यहाँ से अगर हम ये देखें कि v1 से वेलोसिटी v2 चेंज हो रही है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो फिर हम इसको एनालिटिकली यानी न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि ग्राफिकली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफिकली सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम डेल्टा वी मालूम करने जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1, जबकि v2 और v1 की मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम इसके लिए कुछ इस तरह करते हैं कि अगर हमारे पास ये v2 की वैल्यू v2 की वैल्यू कुछ इस तरह के है, ये हमारे पास v2 के पैरेलल हमने बना ली, v1 इस डायरेक्शन में है, हमने v1 के पैरेलल ये बना लिया वेक्टर। अब v2 माइनस v1 हमने मालूम करना है, तो बेसिकली v1 को v2 में से माइनस करना होगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम v1 के पैरेलल इस तरह एक वेक्टर बनाएं जिसकी मैग्नीट्यूड v1 के बराबर हो, बट ऑपोजिट टू दिस
मैं इसको अगर V2 को यहाँ पे लिख दूँ, ये हमारे पास V2 है। अब ये वैल्यू हमारे पास बनेगी V2 माइनस V1, ये डेल्टा V बनेगी। इसका दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि जब हम V1 और V2 के पैरेलल दो वेक्टर बना रहे हैं, उनके दरमियान एंगल वही होगा जो V1 और V2 का यहाँ पे है। अब V1 चूंकि OA के परपेंडिकुलर है, V2 OB के परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान बनेगा, V1 और V2 के दरमियान भी एंगल वही बनेगा। मीन्स कि हमारे पास ये एंगल भी डेल्टा थीटा ही होगा। तो सब्ट्रैक्शन का एक तरीका तो ये होता है कि V2 माइनस V1 हमने कर लिया तो ये डेल्टा V आ गया। लेकिन अगर हम सिर्फ इतने हिस्से पर ही फोकस करें, ये हमारे पास लेट्स है कि P, इसको आप Q कह लें, इसको R कह लें, तो PQR में अगर आप दोनों की वेक्टर्स की टेल को मिला दें तो जो हेड बनता है, हेड को मिलाने वाला वेक्टर बनता है, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग दी डेल्टा V, यानी V2 माइनस V1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल ये कह सकते हैं कि PQ V1 के बराबर है, PR V2 के बराबर है। दोनों की टेल्स को मिलाया तो ये हमारे पास इनके दरमियान एंगल वही होगा जो यहाँ पे डेल्टा थीटा है। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा V जब उनके हेड्स को आपस में मिला दिया जाता है। आप वैसे भी अगर देखें तो पैरेललोग्राम बनती है, पैरेललोग्राम में ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास डेल्टा V की वैल्यू आ गई। अब मैं इस हिस्से को मिटा रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए। बुक के ऊपर जैसे बना हुआ वैसे का रह गया हमारे पास। अब यहाँ से V2, V1 और डेल्टा V की वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं। अब दो ट्राइंगल हमें नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल हमें नजर आ रही है OA, और अगर मैं ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दूं, एक ट्राइंगल हमें नजर आ रही है OAB, और एक ट्राइंगल हमें नजर आ रही है PQ एंड R। अब ये दोनों में अगर गौर करें कि V1 की मैग्नीट्यूड V2 के बराबर है, इसका मतलब लेंथ PQ और लेंथ PR आपस में बराबर होंगी। इट मीन्स कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो लेंथ्स आपस में बराबर होती हैं। इसी तरह OAB अगर देखा जाए तो OAB रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, और OB भी रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास OAB भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के दरमियान एंगल डेल्टा थीटा यहाँ पे जितना बन रहा है, हमने अभी बात की कि डेल्टा थीटा ही यहाँ पे होगा, क्योंकि जो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है वो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये OAB और PQR ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं हैविंग सेम एंगल बिटवीन टू इक्वल लेंथ्स, यानी OA और OB ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनके दरमियान उतना ही एंगल है जितना इन दो इक्वल साइड्स के दरमियान एंगल है। तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब अगर ये दोनों इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो तो उनके रेशियोज बिटवीन देयर साइड्स वो सेम होनी चाहिए। अब इसका मतलब अगर हम कह लें कि एंगल ट्राइंगल AOB और सिमिलर है एंगल ट्राइंगल PQR, तो इनके साइड्स के दरमियान रेशियो भी सिमिलर होगी, कांस्टेंट होगी, बराबर होगी। मतलब थीटा के सामने जो साइड है दैट इज डेल्टा V ओवर यहाँ पे ये वाली साइड कोई एक अगर इसकी लेंथ ले लें तो वो V के बराबर बनती है। तो डेल्टा V ओवर V शुड बी इक्वल टू AB ओवर R। ये हमारे पास डेल्टा थीटा के सामने AB है और ये हमारे पास इसकी साइड R के बराबर है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनना चाहिए डेल्टा V ओवर V शुड बी इक्वल टू AB ओवर R। एंड हम जब कहते हैं डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल्टा थीटा स्मॉल हो तो ये जो कर्व है इसकी लेंथ
और ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ आपस में तकरीबन बराबर हो जाती है। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से देख रहे हों तो उस सूरत में अगर एंगल स्मॉल होता जाएगा तो स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ आपस में बराबर होते जाएंगे। डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू जीरो मींस डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी विल बी इक्वल टू एस। अगर हम इस आर्क लेंथ की लेंथ को एस कह दें तो ये एस के बराबर आ जाएगा। तो ए बी एस के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास ए बी की वैल्यू यानी स्ट्रेट लाइन की वैल्यू और कर्व की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो अब इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा, डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये तो हो गया हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू। यहां से हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकेंगे। लेकिन यहां पे अभी एस, अगर हम देखें कि बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा हो तो सर्कल में मूव करते हुए बॉडी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, तो और इसकी स्पीड अगर v है तो s इज इक्वल टू वी टी से s इज इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं। तो यहां से टाइम अगर डेल्टा t है तो उस सूरत में डेल्टा t कैन बी रिटन एज s ओवर v। अब ये हमारे पास डेल्टा t की वैल्यू आ गई। इससे हम डेल्टा v कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा v इज इक्वल टू s ओवर r इंटू v। डेल्टा v की वैल्यू ये आ गई। इस a में हम पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू डेल्टा v की जगह हम पुट करेंगे s ओवर r इंटू v और डेल्टा t की जगह पे पुट करेंगे s ओवर v। अब v को ऊपर ले जाए तो ये हमारे पास s ओवर r इंटू v, ये ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाई v ओवर s आ जाएगा। तो s से s कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये रह जाएगा v स्क्वेयर ओवर r। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर r बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो बनेगा इस ऑब्जेक्ट a में, जो इस ऑब्जेक्ट में जो a से b तक मूव कर रहा है वो वी स्क्वेयर ओवर r के बराबर बनता है, वेयर r इज द रेडियस। अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि यहां पर v1 प्रिपेंडिकुलर है OA के, v2 प्रिपेंडिकुलर है OB के। हम अगर उसी रेफरेंस से आप इस तरह समझ लें कि PQ प्रिपेंडिकुलर है OA के, PR प्रिपेंडिकुलर है OB के, वी कैन से दैट QR इज प्रिपेंडिकुलर टू दिस वन। आप इसका जो प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें तो ये इसके प्रिपेंडिकुलर होगा। यानी AB का जो हमारे पास प्रिपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा ये इसके प्रिपेंडिकुलर होगा, यानी टूवर्ड्स द सेंटर और इस डायरेक्शन में आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V इज टूवर्ड्स द सेंटर। डेल्टा V अगर टूवर्ड्स द सेंटर है तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बी अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होने का मतलब ये होगा कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं कि अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर path directed towards the center of the circle and is called centripetal acceleration। मतलब ये कि हमारे पास ऐसा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो किसी भी बॉडी जो कि एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो उस पर की डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे सकते हैं। तो लाजमी तौर पे बॉडी का मास m हो तो सूरत में फोर्स मालूम करनी हो MAC लिख सकते,
अगर हम इसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से ज़ाहिर कर दें तो एम ए सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एम वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर हो जाएगा। तो ये सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगी बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब वी आल्सो नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र भी होना चाहिए। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर हम इसमें पुट कर दें तो ए सी विल बी इक्वल टू v की जगह पे हम आर ओमेगा पुट करें डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। तो ये आर ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो एफ सी विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा। जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास वी स्क्वेयर ओवर आर भी हो सकता है या आर ओमेगा स्क्वेयर भी हो सकता है। तो ये था जी हमारे पास बॉडी पर लगने वाली सेंटीपिटल फोर्स के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने देखा कि ये डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर और एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, या लीनियर वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर सकता है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का भी एक रिलेशन होता है। हम ये कह लें कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, हमें उसको कंटेन करने के लिए सर्कुलर पाथ के ऊपर हमें 4 गुना फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर वो उसी रेडियस पर ट्रेवल कर सकेगी। बाज़ औक़ात MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि व्हाट विल हैपन टू द रेडियस इफ़ वी कीप द सेंटीपिटल फोर्स सेम बट वेलोसिटी इज़ डबल्ड। तो उस सूरत में अल्टीमेटली रेडियस उसके 4 गुना बढ़ जाता है। जितना रेडियस उस वक्त होगा 4 गुना बढ़ जाएगा जब वेलोसिटी डबल होगी। तो ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स और उसके जो फैक्टर्स जिन पर वो डिपेंड कर सकता है ये आते हैं। इसके साथ आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं 5.2 और 5.3। ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको सॉल्व करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम हो सकती हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।